फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आपको इस चैनल के वीडियो अच्छे लगते हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करें। फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं 2024 में रिलीज साइंस फिक्शन स्पेस ओपेरा मूवी ड्यून पार्ट 2। तो फ्रेंड्स, ये ड्यून सीरीज की दूसरी मूवी है। इस सीरीज का पहला पार्ट 2021 में रिलीज हुआ था। अगर अभी तक आपने पार्ट 1 का वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी, जरूर देखें क्योंकि इसकी स्टोरी पार्ट 1 से रिलेटेड है। मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं उस रात जंग में मारे गए आर्टिडियस के लोगों का शव जलाया जाता है और वहीं एम्परर की डॉटर, जिसका नाम राजकुमारी इरुलेन है, वो अपनी डायरी लिखती है और बोलती है कि उस रात ना तो जंग का ऐलान हुआ ना कुछ, चुपके से हमला हुआ और सुबह होते होते सारे आर्टिडियस का अंत हो गया। आराकिस के इस हमले के बाद मेरे पिता पहले जैसे नहीं रहे। अब वो ज्यादा समय चुप रहते हैं क्योंकि वो आर्टिडियस के राजा ड्यू को अपना पुत्र मानते थे, लेकिन सत्ता की भूख ने उन्हें एक कदम उठाने के लिए मजबूर किया। और वहीं वो लिखती है कि पॉल आर्टिडियस शायद अभी भी जिंदा होगा क्योंकि उसकी लाश किसी को नहीं मिली। अब सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं फ्रीमैन्स रेत में छिपे होते हैं और तभी हार्कनेस का एक प्लेन दिखता है जिसमें से सैनिक उतरते हैं। पॉल और जेसिका पत्थरों के पास जाकर छिप जाते हैं, लेकिन लास्ट पार्ट के आखिरी में मारे जाने वाले फ्रीमैन जेमी की डेड बॉडी वहीं पर होती है। हार्कनेस के सैनिकों के सूट काफी एडवांस होते हैं, वो अपने सूट की सहायता से हवा में उड़ सकते हैं। तो वे सब उड़कर चट्टानों के ऊपर पहुंच जाते हैं और वहां से वो लोग फ्रीमैन्स को तलाशते हैं, लेकिन उन्हें वहीं पर एक डिवाइस दिखती है जिससे सैंडवर्म को बुलाया जाता है। वो उसको गोली से उड़ा देते हैं। उसके बाद हम देखते हैं लेजर गन से हमला होता है और सैनिक एक एक करके चट्टान से नीचे गिरना शुरू हो जाते हैं। तभी एक सैनिक अपने सूट की सहायता से चट्टान से नीचे उतरता है और वो पॉल और जेसिका को देख लेता है। वो इससे पहले पॉल पर हमला करता, पॉल दौड़कर वहीं एक मरे हुए सैनिक का चाकू उठाता है और उससे लड़ने लगता है। वो लड़ते हुए उसको मार देता है। तभी वहाँ एक दूसरा सैनिक आ जाता है जो पॉल पर निशाना लगाता है, लेकिन तभी जेसिका एक पत्थर से उसके सर पर मारती है जिससे उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। अब फ्रीमैन्स उन सैनिकों की डेड बॉडी से पानी निकालते हैं तो स्टीगलर बोलता है कि हमें जल्द से जल्द यहाँ से निकलना होगा। तो वो अपने काफिले की तरफ निकलते हैं, लेकिन निकलने से पहले वो मरे हुए सैनिकों को वहाँ इकट्ठा रखते हैं और सैंडवर्म को बुलाते हैं जिससे सैंडवर्म उन सबको खा जाता है। अब स्टीलगर, जेसिका, पॉल और बाकी के फ्रीमैन्स अपने कबीले पर पहुँचते हैं। तो हम देखते हैं वहाँ पर बहुत सारे फ्रीमैन्स होते हैं, लेकिन वो जेसिका और पॉल को पसंद नहीं करते। तो स्टीलगर उन्हें बताता है कि हमारा मसीहा है पॉल, लेकिन लोग उसकी बातों पर विश्वास नहीं करते, हंसते हैं। फिर हम देखते हैं वो लोग जेमी की डेड बॉडी से पानी निकालते हैं और उन पानी को एक बोतल में भरकर एक बड़े से तालाब में डालते हैं। तो जेसिका जब उतने बड़े तालाब को देखती है तो बिल्कुल ही सरप्राइज रह जाती है क्योंकि उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि इस रेगिस्तान में इतना बड़ा तालाब हो सकता है। तो वहीं स्टीलगर बोलता है कि हम सब प्यास से मर जाएंगे, लेकिन कोई भी इस तालाब का पानी नहीं पिएगा क्योंकि ये पानी पवित्र है। और साथ में ये भी बताता है कि हमारे पास ऐसी हजारों झीलें हैं, इसका मतलब उन्होंने अपने बहुत सारे लोगों की कुर्बानियां दी हैं और उनके पानी से ये तालाब बना है। वहीं स्टीलगर अब जेसिका से बोलता है कि हमें आपकी मदद चाहिए इस प्लानेट को बचाने के लिए। हमारे कबीले की माँ, जिन्हें हम सब लोग पूजते हैं, देवी मानते हैं, अब वो मरने वाली हैं और हम सब चाहते हैं कि आप उनकी जगह लो क्योंकि हमने आपके अंदर वो शक्तियाँ महसूस की हैं। इसके लिए आपको ये अमृत जल पीना होगा। हालांकि ये अमृत जल हर कोई नहीं पी सकता। अगर आपके अंदर शक्तियाँ नहीं होंगी तो ये अमृत जल आपके लिए जहर का काम करेगा। फिर वो लोग जेसिका को अपने गुरु माँ के पास ले जाते हैं। तो वो लोग जेसिका को वो अमृत जल पिलाते हैं। वो पानी पीने के बाद जेसिका के शरीर के अंदर बहुत सारे बदलाव होने लगते हैं। वो जमीन पर तड़पने लगती है क्योंकि वो प्रेग्नेंट होती है। तो वो पानी उसके शरीर से उसके बेटी के शरीर के अंदर भी चला जाता है और उस पानी की ताकत ने अभी वो अजन्मी बच्ची को भी एक तेज दिमाग दे देता है। अब जेसिका नॉर्मल हो जाती है तो उसके अंदर बहुत सारी ताकतें आ जाती हैं। वो भूत और भविष्य सब देख सकती है। वहीं दूसरी तरफ हम चानी उसकी दोस्त सीसा कली को देखते हैं जो आपस में बातें करते हैं कि उन्हें इस भविष्यवाणी पे कोई विश्वास नहीं है और ये सब झूठी है। फ्रीमैन को कंट्रोल में करने के लिए ऐसी बातें बनाई गई। लेकिन पॉल उनसे कहता है कि मुझे कोई सत्ता नहीं चाहिए, मुझे तो बस तुम लोगों के साथ लड़ना है। वो कहता है कि मैं भी फ्रीमैन्स की तरह रहना चाहता हूँ, फ्रीमैन्स की तरह बनना चाहता हूँ ताकि तुम लोगों के साथ मिलकर और उन विरोधियों से लड़ सके। पॉल की ये सब बातें चानी को काफी पसंद आती हैं। अब सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं स्टीलगर को। वो पॉल से कहता है कि अगर तुम्हें फ्रीमैन्स की तरह रहना है तो तुम्हें फ्रीमैन्स के तरीकों को सीखना होगा। सबसे पहले तुम्हें इस रेगिस्तान को समझना होगा। तो स्टीलगर पॉल को एक बोतल पानी देता है और बोलता है कि जो दूर चट्टान दिख रही है तुम्हें उसका चक्कर लगा कर आना है, लेकिन अभी नहीं, रात में। तो हम देखते हैं पॉल रात के समय धीरे धीरे उस रेगिस्तान में आगे बढ़ता है। वो फ्रीमैन की तरह चलने की कोशिश करता है। तो वहीं पर उसे चानी मिलती है। हालांकि चानी उसकी मदद के लिए ही वहाँ आई थी। वो उसे रेगिस्तान पे चलना सिखाती है ताकि सेंटवर्म उसके चलने की आहट को महसूस न कर पाए। और वहीं हम देखते हैं
हैं कि पॉल और चानी एक दूसरे के करीब आते हैं। वो अब एक दूसरे को पसंद करने लगे थे। अब सीन शिफ्ट होता है और हम एक माइनिंग मशीन को देखते हैं जो खनिज निकाल रही होती है, लेकिन तभी वहीं रेत में छिपे फ्रीमैन्स बाहर आते हैं और उन सैनिकों के बीच में लड़ाई छिड़ जाती है। चानी और पॉल उस टीम की अगुवाई कर रहे होते हैं। वो मिलकर लड़ते हैं, लेकिन तभी वो देखते हैं कि एक हेलीकॉप्टर उन पर हमला करता है। वो बचते हुए उस माइनिंग मशीन के नीचे छिप जाते हैं। फिर चानी अपने गन से उस हेलीकॉप्टर को उड़ा देती है और बाकी फ्रीमैन्स लेजर गन से उस माइनिंग मशीन को उड़ा देते हैं। इस सफलता के बाद वो काफी खुश होते हैं। अगले दिन हम देखते हैं पॉल और चानी बैठे होते हैं तो पॉल एक फ्रीमैन को सैंडवर्म की सवारी करते हुए देखता है। वो बोलता है कि मुझे भी सैंडवर्म की सवारी सीखनी है। तो चानी बोलती है इसके लिए तुम्हें फ्रीमैन बनना होगा। पहले तुम्हें हमारी भाषा सीखनी होगी और रेत में चलना सीखना होगा और हमारे सारे संस्कारों को सीखना होगा। अब हम देखते हैं पॉल, चानी और बाकी फ्रीमैन्स मिलकर बहुत सारी माइनिंग मशीनों को लेजर बम से उड़ा देते हैं। इनके बार बार हमले से हरकोनस का माइनिंग प्रोजेक्ट काफी प्रभावित होता है। उनका प्रोडक्शन बहुत कम हो जाता है। तो उनका राजा बैरन अपने भतीजे रब्बान को पास में बुलाता है और कहता है कि सम्राट ने हमें एक ग्रह इसीलिए दिया कि हम ज्यादा से ज्यादा खनिज की खुदाई करके उन्हें मार्केट में बेच सके, और अगर हम ऐसा नहीं कर पाए तो एक ग्रह हमसे छिन जाएगा, और अगर ऐसा हुआ तो तुम जानते हो तुम्हारे साथ क्या होगा। काफी गुस्से में था। अब सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं बहुत सारे फ्रीमैन्स इकट्ठा होते हैं। तो ही स्टीलगर पॉल को सैंडवर्म को बुलाने के लिए हम पर डिवाइस देता है और कहता है कि तुम्हें हिम्मत करनी होगी क्योंकि सैंडवर्म की सवारी आसान नहीं होती। अब पॉल कुछ दूर जाता है और रेत में जाकर वो डिवाइस लगाकर ऑन कर देता है। उस डिवाइस की आवाज से एक बड़ा सैंडवर्म वहाँ पे आता है जो उस रेगिस्तान का सबसे बड़ा सैंडवर्म होता है। उसको देखकर चानी थोड़ी घबरा जाती है कि पता नहीं पॉल उसकी सवारी कर पाएगा या नहीं। वहीं पॉल भी उसको देखकर थोड़ा घबराता है। फिर वो दौड़ता हुआ उसके पीठ पर सवार हो जाता है। सैंडवर्म काफी स्पीड में होता है तो पॉल गिरते गिरते बचता है, लेकिन फाइनली पॉल उसकी सवारी करने लगता है। अब उसको सवारी करता देख बाकी के फ्रीमैन्स काफी अच्छा महसूस करते हैं। उन्हें लगता है कि यही हमारा मसीहा है, क्योंकि उन्हें बताया गया था कि तुम्हारा मसीहा दूसरे ग्रह से आएगा और हर काम में माहिर होगा। चानी और पॉल एक दूसरे से अपने प्यार का इजहार करते हैं तो पॉल बोलता है कि जब तक ये सांस रहेगी तब तक मैं तुम्हारा साथ दूंगा। अब सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं पॉल और जेसिका एक साथ होते हैं। तो जेसिका पॉल को बोलती है कि अब हमें साउथ में जाना होगा अपने धर्म के प्रचार के लिए, लेकिन पॉल मना कर देता है। वो बोलता है कि मैं उत्तर में रहना चाहता हूँ ताकि मैं यहीं से रह के और यहाँ पे हो रही खनिज की खुदाई को रोक सकूं। तो जेसिका बोलती है कि ये लोग तुम्हें मसीहा समझते हैं। वो बोलता है कि मुझे किसी का मसीहा नहीं बनना। फिर जेसिका कुछ फ्रीमैन के साथ में वो साउथ के लिए निकल जाती है और इधर हम देखते हैं पॉल फ्रीमैन्स के साथ मिलकर वो खनिज के रखने वाले गोदाम को बम के धमाके से उड़ा देते हैं और इस घटना से रब्बान काफी गुस्से में होता है। वो बोलता है कि हमारे 80% से ज्यादा सामान का नुकसान हो गया, अब हमें बदला लेना होगा। वो अपने सैनिकों के साथ हेलीकॉप्टर से उस रेगिस्तान में फ्रीमैन्स को ढूंढने के लिए निकल पड़ता है। कुछ दूर आगे बढ़ने पर उन्हें फ्रीमैन्स के होने का संकेत मिलता है तो रब्बान अपने सैनिकों को बमबारी का आदेश देता है। वो लोग एक साथ बहुत सारे बम के धमाके करते हैं। अब रब्बान अपनी टीम के साथ रेगिस्तान में नीचे उतर जाता है तो पॉल और फ्रीमैन्स गुफा से बाहर आते हैं और उन सैनिकों से लड़ने लगते हैं। वे अपने लेजर गन से उनके हेलीकॉप्टर्स पर हमला करते हैं। जब रब्बान देखता है उसके सैनिक हार रहे हैं तो फिर से हेलीकॉप्टर में बैठकर वापस वहाँ से भाग जाता है। अब सीन शिफ्ट होता है और हम एम्पायर को देखते हैं और उसकी बेटी राजकुमारी आरुलेन भी वहाँ पर होती है। वो आराकस के कंडीशंस के बारे में बात करते हैं। वो बात करते हैं कि इस समय खनिज का उत्पादन भी कम हो गया है और आराकिस की स्थिति भी अच्छी नहीं है। वहीं हम देखते हैं हेलन भी होती है। हेलन राजकुमारी से बात करती है। वो कहती है कि शायद पॉल अभी भी जिंदा है और दूसरी तरफ रब्बान का आराकिस पे कंट्रोल नहीं रहा तो बैरन शायद अपने छोटे भतीजे राउथा को वहाँ का कमांड दे सकता है। अब सीन शिफ्ट होता है और हम राउथा को देखते हैं जिसकी आज कुछ गुलामों से लड़ाई होने वाली रहती है तो उसको 2 चाकू लाकर दिए जाते हैं। वो चाकू को चेक करने के लिए अपने 2 नौकरों को वही मार देता है जिससे उसकी क्रूरता का पता चलता है। अब वो एक बहुत बड़े मैदान में जाता है जहाँ कुछ गुलाम आते हैं। वो उन सबको बेरहमी से मार देता है। इसके बाद बैरन राउथा को अपने पास बुलाता है और कहता है कि आराकिस पे आज से तुम शासन करोगे। तुम्हारा भाई रब्बान वहाँ पे खनिज के उत्पादन में असफल हुआ तो इसलिए मुझे पूरा विश्वास है कि तुम जाकर वहाँ सब कुछ ठीक कर दोगे और सब कुछ पहले जैसा ही हो जाएगा। अब राउथा अपने चाचा बैरन से आज्ञा लेता है और अपने साथ एक बहुत बड़ी सेना लेकर आराकिस के लिए निकलता है। अब हम देखते हैं रेत के एक टीले से बाहर एक दूरबीन निकला होता है और उसके अंदर फ्रीमैन छिपकर वहाँ की निगरानी करते हैं। तभी एक बहुत बड़ी माइनिंग मशीन वहाँ उतरती है और उसके अंदर से एक सैनिक बाहर आता है और वे वहाँ पर माइनिंग शुरू करते हैं और तभी उस माइनिंग मशीन पर बम से हमला होने लगता है जिससे वो मशीन वहीं पर डिस्ट्रॉय हो जाती है। अब उनमें से एक
सैनिक आगे बढ़ता है तो पाउल रेत के नीचे से बाहर आता है और उस पर हमला करता है, लेकिन फिर वो एकाएक रुक जाता है क्योंकि पाउल पहचान जाता है वो सैनिक कोई और नहीं वो गुरनी होता है। तो पाउल सारे फ्रीमैन्स को रोक देता है। तो गुरनी और पाउल अपने अपने चेहरे से मास्क हटाते हैं और एक दूसरे को पहचान लेते हैं, वो एक दूसरे को गले लगाते हैं। अब गुरनी पाउल और बाकी फ्रीमैन्स के साथ एक गुफा में जाता है और वहाँ बताता है कि यहाँ बहुत सारे परमाणु बम हैं जो कि एटिडस वंश के लोगों ने छिपा रखे हैं। अब सीन शिफ्ट होता है और हम जेसिका को देखते हैं जो अब दक्षिण में पहुंच चुकी होती है। तो वहाँ पर एक औरत से पूछती है कि यहाँ पवित्र पानी कहाँ मिलेगा। वो औरत आगे खाली जमीन पर जाती है और एक सैंडवर्म को तालाब का पानी पिलाती है और फिर दोबारा वो पानी सैंडवर्म से बाहर निकालती है। वो बताती है कि अभी पानी पवित्र हो चुका है लेकिन इसे कोई आम आदमी नहीं पी सकता। अब हम देखते हैं पाउल सो रहा होता है तो उसे विजन्स आते हैं। वो देखता है कि चानी एक जंग में मारी जाती है। यह देखकर वो घबरा जाता है और उसकी नींद खुल जाती है। वो बाहर आता है तो देखता है हारोकेनस के लड़ाकू विमान राउथा की अगुवानी में फ्रीमैन्स के कबीलों को ढूंढ ढूंढ कर उन पे बमबारी कर रहे थे। अब पाउल, चानी और गुरनी वहाँ पर जाते हैं। वो देखते हैं कि उस हमले में बहुत सारे लोग घायल हो चुके थे, कई सारे लोग मारे भी गए थे। आज जो बचे हुए थे अब वो उस जगह को छोड़कर जाना चाहते थे। वहीं स्टीलकर भी घायल होता है। वो पाउल को बोलता है कि अब मेरे अंदर वो ताकत नहीं बची कि मैं इनको लीड कर सकूं, इसलिए मैं चाहता हूं कि अब तुम अगुआ बनो और इन सबको लीड करो। पहले तो पाउल मना करता है, फिर वो बोलता है कि तुम्हें करना ही होगा। तो पाउल मान जाता है। फिर वो गुरनी के साथ बाहर आता है। वो गुरनी आपस में बात करते हैं। अब सब लोग दक्षिण जाने का प्लान बनाते हैं लेकिन पाउल मना कर देता है क्योंकि उसने अपने विजन में चानी को मरता हुआ देखा था। वो चानी से बोलता है कि मैंने विजन्स में देखा है कि अगर मैं साउथ में गया तो शायद मैं तुझे खो दूं और यही वजह है कि मैं साउथ में नहीं जाना चाहता, मैं यहीं रहकर इनका सामना करना चाहता हूँ। अब सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं राउथा के सैनिक चानी की फ्रेंड शशिकली को पकड़ लेते हैं। तो राउथा बोलता है कि तुमने मेरे 7 सैनिकों को इस चाकू से मार दिया, लेकिन कोई बात नहीं, हमें जो जानना था अब हम जान चुके हैं, अब तुम्हें हम दर्द का एहसास करवाएंगे। और दूसरी तरफ हम देखते हैं पाउल सारे फ्रीमैन्स के साथ सैंडवार पे बैठकर साउथ की तरफ निकल जाता है। अब जब वो लोग साउथ में पहुंच जाते हैं तो पाउल जाकर वो अमृत जल पीता है जो थोड़ी देर पहले जेसिका ने उस औरत से निकलवाया था, लेकिन वो अमृत जल पीने के बाद पाउल की मौत हो जाती है। तो चानी बहुत दुखी होती है। तो स्टीलकर बोलता है कि जैसा हमें बताया गया था कि वो अमृत जल और प्यार का आंसू मिलकर उसे दोबारा जीवन दान देंगे। तो चानी अपने आंसू और वो अमृत जल को मिलाकर पाउल के मुंह में डालती है। अब पाउल जिंदा हो जाता है। पाउल को भविष्य दिखता है। वो अपनी बहन को देखता है, वो बड़ी होती है और आराकिस प्लानेट पर खड़ी होती है और उसके सामने एक बहुत बड़ा समुद्र होता है जहाँ चारों तरफ पानी ही पानी होता है। अब पाउल अपनी माँ जेसिका से मिलता है और उसको बताता है कि मुझे अब भविष्य की सारी संभावनाएं दिख रही हैं, दुश्मन चारों तरफ हैं और हमें सतर्क रहना होगा। वो अपने विजन्स के बारे में बताता है। वो बताता है कि आप बैरन की बेटी हो। तो जेसिका बोलती है मुझे इस बात का कोई अंदाजा नहीं क्योंकि मैंने अपने बारे में जानने की कभी कोशिश नहीं की। अब सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं बहुत सारे फ्रीमैन्स वहाँ इकट्ठा होते हैं। तो चानी स्टीलकर को बोलती है कि तुम्हें यहाँ पे अपने आप को राजा घोषित करना चाहिए, लेकिन स्टीलकर मना कर देता है। तभी वहाँ पे पाउल आ जाता है। एक फ्रीमैन नेता आगे बढ़कर बोलता है कि अगर तुम्हें यहाँ का नेता बनना है तो तुम्हें पहले स्टीलकर को मारना होगा। तो पाउल उसको बोलता है तुम्हें क्या मैं बेवकूफ दिखता हूँ कि जो अपने सबसे अच्छे योद्धा को मार दूं। स्टीलकर अपनी जगह से खड़ा हो जाता है। वो आगे आता है और बोलता है पाउल को कि अगर मेरी जान की जरूरत है तो बेशक मुझे मार दो, लेकिन पाउल मना कर देता है क्योंकि यही एक रास्ता है। तो पाउल गुस्सा होकर बोलता है रास्ता मैं तुम सबको दिखाऊंगा। ये बात कुछ फ्रीमैन्स को अच्छी नहीं लगती। वो खड़ा हो जाते हैं। वो सब अपने हथियार निकाल लेते हैं, लेकिन तब पाउल उनके बारे में बताता है जो बातें सिर्फ वो जानते थे। वो बताता है कि तुम्हारी माँ ने बताया था एक मसीहा आएगा और तुम लोगों को इन सब चीजों से मुक्ति दिलाएगा। अब सारे फ्रीमैन्स पाउल को अपना नेता मान लेते हैं। अब पाउल अपने आप को लिसान अल गैब घोषित कर देता है। इसका मतलब अराकस का राजा। वो अपने पिता की राजकीय अंगूठी निकालता है और फिर एक चुनौती पत्र सम्राट सद्दाम को भेजता है। अब वो लेटर सम्राट सद्दाम को मिलता है। सद्दाम उस लेटर को पढ़कर डर जाता है। तो उसकी बेटी उस लेटर को पढ़ती है। वो मदर मोयम से मिलती है और बताती है पाउल अभी भी जिंदा है और उसने सम्राट को अराकिस प्लानेट पर बुलाया है और मुझे डर है कि कहीं सम्राट ये लड़ाई हार न जाए। तो मोयम बोलती है कि अपनी बादशाहत कायम रखने का एक ही तरीका है जो तुम जानती हो। उसका इशारा था कि अगर हम लड़ाई हार गए तो तुम पाउल से शादी कर लेना। वहीं अब एक बहुत बड़ा स्पेसयान अराकिस प्लानेट की तरफ आता है जिसे बैरन के लोग देखते हैं और साथ ही पाउल और सारे फ्रीमैन्स भी देखते हैं। तो पाउल बोलता है कि मछली जाल में फंस गई, इसका मतलब सम्राट सद्दाम आ रहा है। अब सीन शिफ्ट होता है और हम राउथा को देखते हैं जो बैरन से मिलता है। वो काफी गुस्से में होता है। वो बोलता है कि हमने स्पाइस का प्रोडक्शन तो बढ़ा दिया, सब कुछ कंट्रोल में है, तो सम्राट यहाँ क्यों आ रहा है। तो बैरन उसको बोलता है कि परमवंशियों को पैगाम पहुंचा दो, बता दो कि अराकिस ग्रह पर हमला होने वाला है और उसके बाद उनका भी भविष्य खतरे में होगा। इधर हम देखते हैं पाउल गुरनी और चानी के साथ मिलकर युद्ध की रणनीति बनाते
बनाता है, वो सबको बताता है कि कौन सी टुकड़ी किस दिशा से कब हमला करेगी और उन लोगों को निर्देश देता है कि कुछ भी हो जाए हमें सम्राट सद्दाम जिंदा ही चाहिए। अब सारे फ्रीमैन काफी खुश होते हैं क्योंकि उन्हें इस दिन का सदियों से इंतजार था और आज पॉल की अगुवाई में ये दिन आ ही गया। इधर बैरन और उसका भतीजा सम्राट के सामने पेश किए जाते हैं। अब सम्राट बैरन से बोलता है कि तुम्हें पता है पॉल जिंदा है और कभी तुमने अराकिस के दक्षिणी भाग की जांच पड़ताल की क्या? तो बैरन बोलता है कि वो इलाका तो बिल्कुल वीराना है, वहाँ कोई नहीं रहता। तो सम्राट बोलता है तुम्हारी इसी लापरवाही की वजह से ये दिन देखना पड़ा। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं रेगिस्तान में बहुत सारे थम्पर डिवाइस लगा दिए जाते हैं जो सैंडवर्म को बुलाने का इशारा करती हैं और फ्रीमैन की पूरी सेना अब हमले के लिए तैयार होती है। अब गुर्नी हमला बोलता है तो बम के धमाके किए जाते हैं जिससे बहुत बड़ा विस्फोट होता है और सब तरफ चट्टानों के टुकड़े बिखर कर गिरते हैं। कई सारे सैनिक उसमें मारे जाते हैं। अब दोनों तरफ की सेनाएं आमने सामने होती हैं। एक भयंकर युद्ध छिड़ जाता है। जो फ्रीमैन सदियों से आज तक सताए जा रहे थे, आज उन्हें मौका मिला था। वो बढ़ चढ़ कर लड़ाई में भाग ले रहे थे। एक एक फ्रीमैन 10-10 को मार रहा था और वही दूसरी तरफ हाउस ऑफ हार्करन पे बम के धमाकों से हमला किया जाता है जिससे उनकी सुरक्षा प्रणाली टूट जाती है। वहीं हम देखते हैं पाउल बेखौफ आगे बढ़ता है और अपने चाकू से बैरन को मार देता है और अपने पिता की मौत का बदला ले लेता है। इधर हम देखते हैं गुर्नी एक जिस टुकड़ी की अगुवाई कर रहा होता है उसको लेकर आगे बढ़ता है। वो सैनिकों को मारता हुआ आगे जाता है तो उसका मुकाबला रब्बान से होता है। वो रब्बान को उस द्वंद्व युद्ध में मार देता है और बोलता है कि मैंने बदला पूरा किया मेरे परिवार और मेरे दोस्तों के लिए। अब गुर्नी और पाउल पूरी सेना के साथ सम्राट को घेर लेते हैं। तो पाउल गुर्नी से बोलता है हमारे सारे जहाजों को इन निर्देश दे दिया जाए, अगर परमहंस हम पर हमला करे यहाँ के सारे खनिज भंडारों को नष्ट कर दिया जाए। वो सम्राट से बोलता है कि मुझे तुम्हारी बेटी से शादी करनी है लेकिन तुम्हें उन सब कत्लों का जवाब देना होगा जो तुमने करवाए। तो सम्राट पाउल से बोलता है कि तुम्हारा बाप भी कमजोर था और तुम भी कमजोर हो। तो पाउल उसको बोलता है कि या तो लड़ो या मुझे अपना दामाद चुनो। तो वही राउथा आगे बढ़कर आता है। वो बोलता है मैं तुमसे लड़ूंगा। अब राउथा और पॉल के बीच में एक जंग शुरू हो जाती है। हालांकि राउथा भी काफी ताकतवर था और लड़ने में फुर्तीला भी, लेकिन फाइनली पाउल उसे मार देता है। अब पाउल चाकू लेकर सम्राट की तरफ आगे बढ़ता है तो राजकुमारी इरुलन अपने पिता की जिंदगी की भीख मांगती है और बोलती है कि मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ और तुम ही अब से सम्राट हो गए। अब पाउल अपना हाथ आगे बढ़ाता है तो सम्राट झुककर उसके हाथ को चूमता है और उसे अपना नया सम्राट स्वीकार करता है। इसी के साथ सारे लोग पाउल के सामने झुक जाते हैं क्योंकि अब पाउल पूरे ब्रह्मांड का सम्राट बन गया था। पाउल के सम्राट बनने से सब खुश होते हैं लेकिन चानी खुश नहीं होती। वो काफी गुस्से में होती है और वहाँ से निकल जाती है। वहीं अब गुर्नी बोलता है कि महाराज परमहंसों ने आपके प्रभुत्व को अस्वीकार कर दिया है। तो पाउल उन पर हमला करने का आदेश देता है और इधर हम देखते हैं जिसका अपनी अजन्मी बेटी से बात करती है और बताती है कि मुअद्दिब के पवित्र युद्ध की अब शुरुआत हो चुकी है। इसी के साथ ये मूवी यहीं पर समाप्त हो जाती है। तो फ्रेंड्स कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं आपको ये मूवी कैसी लगी। धन्यवाद।